गाइस पहले मैंने आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको ट्रायंगल क्लास लैब में भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप में, और एक ट्रायंगल क्लास का इम्प्लीमेंटेशन भेजा था, फिर आपने कहा था खुद से भी लिखें उसको आप, राइट? ठीक है, तो वो कोड मेरे ख्याल से आपके फ़ोन में होगा, है ना? उसको ज़रा फ़ोन में ज़रा एक बार खोल लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप एक बार उसको ध्यान दें फ़ोन में जो कोड है आपके पास। ग्रुप में पड़ा हुआ है ट्रायंगल क्लास, और कोई एक ट्रायंगल क्लास का इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, खुल रहा है? अच्छा, तो ट्रायंगल क्लास जो हमने फाइनली जो कंक्लूड की थी, क्या करनी थी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया था उसको, या कॉन्क्रीट क्लास थी, क्या थी वो? ट्रायंगल क्लास को फाइनली हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाया था या कंक्रीट रखा था? एब्स्ट्रैक्ट कर दिया था, राइट? एब्स्ट्रैक्ट करने का रीज़न क्या था? हम नहीं चाहते हैं कि ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बने। अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो किसका बने? इक्विलेटरल ट्रायंगल का बने, आइसोस्केलेस का बने, या स्केलेंट का बने, क्योंकि बिना डेफिनेशन के इन तीन टाइप के अलावा कोई और तरह का ट्रायंगल एग्जिस्ट करता नहीं है। तो बिना डेफिनेशन के, फ्रॉम द मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रायंगल इन इट सेल्फ डजंट मेक एनी सेंस, है ना? जब तक हम उसको तीनों में से एक में क्लासिफाई नहीं करते हैं, राइट? तो हमने क्या डिसाइड किया कि भाई ट्रायंगल क्लास को हम क्या करते हैं, इसको हम अब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है कि इट इज़ पॉसिबल दैट दिस क्लास में हैव zero or more abstract methods, zero or more abstract methods। याद है? ऐसा पॉसिबल है कि क्लास abstract हो लेकिन एक भी abstract मेथड ना हो, इसीलिए जीरो और मोर कह रहा हूं। उस केस में क्या होगा? इम्प्लीमेंटेशन तो क्लास में पूरी की पूरी रहेगी हर मेथड्स की, लेकिन वो सिर्फ जनरलाइजेशन पर्पस के लिए रहेगी। हाँ, क्लास का ऑब्जेक्ट तब भी नहीं बन पाएगा, तो हमारा एक मोटिव फुलफिल हो जाएगा। लेकिन अगर क्लास को अब्स्ट्रैक्ट करा है और एटलीस्ट वन मेथड इज देयर विच इज ऑल्सो अब्स्ट्रैक्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल हियर गेट टाइप मेथड, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा? ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये रिस्ट्रिक्शन अपनी जगह अभी भी वैलिड है। प्लस गेट टाइप जो है, ये जो मेथड है, इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए चाइल्ड क्लासेस ऑब्लाइज्ड हैं। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल और स्केलेंट ट्रायंगल को इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट्स अ मस्ट, ठीक है? और टू स्ट्रिंग जो मेथड हमने ओवरराइड करा है ट्रायंगल क्लास के अंदर, इसमें गेट टाइप मेथड को कॉल भी करा है इनफैक्ट, है ना? और ये जो गेट टाइप मेथड है, इसका कौन सा इम्प्लीमेंटेशन यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा?
चाइल्ड क्लास का, क्योंकि रियल में जो मेथड्स कॉल होंगे ना वो ट्रायंगल क्लास के ऑब्जेक्ट पे तो कॉल होने वाले नहीं, क्योंकि ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट कोई भर ही नहीं सकता, वो कॉल होंगे हमेशा चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे ये जो है ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है या डिक्लेरेशन है कि व्हेनेवर दिस मेथड इज रिक्वायर्ड द इम्प्लीमेंटेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द चाइल्ड क्लास, ठीक है, इवन दो इफ इट इज रिक्वायर्ड इन द ट्रायंगल क्लास इटसेल्फ, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैंने we are now moving towards more of a JUnit test case, but before that we will try to work it with the normal driver classes, ठीक है। So maybe in the next class we will see the JUnit test cases, but as of now I have written a test triangle class। इसमें जो बेसिक फंडामेंटल इम्प्लीमेंटेशन हमारे हैं उसकी मैंने टेस्ट करने के लिए इसमें कोड लिख रखा है, ठीक है। और सबसे पहले आप देखो कि ये जो लाइन नंबर 17 है ये अभी एरर क्यों दे रहा है, ट्रायंगल क्लास अब्स्ट्रैक्ट हो चुका है, तो एरर क्या कह रहा है, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप ट्रायंगल, टाइप ट्रायंगल को आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल या स्केलेन ट्रायंगल में से कोई एक टाइप हमें चूज करना पड़ेगा, तभी हम इसको ऐसे हम ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड पे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए। मतलब बेसिकली न्यू के साथ जो कंस्ट्रक्टर है वो ट्रायंगल क्लास का कंस्ट्रक्टर ना होकर के इक्विलेटरल, आइसोस्केलेस या स्केलेन का कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है, ओके। तो अब ये बताओ, ये जो ट्रायंगल क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर मैं डायरेक्टली तो कोड से कॉल कर नहीं सकता, मतलब क्लाइंट कोड से तो कॉल नहीं कर सकता ना, क्योंकि ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकता। यही तो ट्रायंगल क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। इसका लाइन का मतलब क्या है, एट द रन टाइम जीवीएम को इंस्ट्रक्शन है क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट बाय कॉलिंग द ट्रायंगल क्लास कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स 3 आर्गुमेंट्स, है ना। तो ये क्लाइंट कोड से तो कॉल नहीं हो सकता, करेक्ट गाइस, नहीं हो सकता कॉल ना, तो ये चीज हम नहीं कर सकते बेसिकली, राइट, दिस इज द होल पॉइंट। तो फिर ये जो ट्रायंगल क्लास का कंस्ट्रक्टर है ये फिर कहाँ से कॉल होगा, क्योंकि किसी भी सब क्लास का कंस्ट्रक्ट अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा पहले, तब जाके इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट बनेगा, और तब जाके स्केलेन या आइसोस्केलेस का ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। तो यानी ट्रायंगल क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो कहाँ कॉल हो रहा है, सुपर के थ्रू हो रहा होगा, राइट। यानी अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखें तो देखो सुपर के थ्रू कॉल हो रहा है, राइट, करेक्ट। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक जो एक साइड ले रहा है उसमें दिस से डेलीगेशन दे करके हम उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कंस्ट्रक्टर में जा रहे हैं जो 3 साइड ले रहा है, राइट, और फिर वो तीनों साइड को अलग अलग पास कर रहा है, राइट, करेक्ट। और आइसोस्केलेस में अगर देखें, आइसोस्केलेस में भी देखें तो क्या है कि भाई इसका जो कंस्ट्रक्टर कॉल है ये भी सुपर के थ्रू कॉल हो रहा है। सेम विल हैपन इन स्केलेन, आप देखेंगे स्केलेन में भी सुपर के थ्रू कॉल होगा। अब आते हैं ट्रायंगल क्लास के पास। ट्रायंगल क्लास की विजिबिलिटी क्या है, पब्लिक है, राइट। इसका कंस्ट्रक्टर क्या है, पब्लिक है। कंस्ट्रक्टर में कौन कौन सी विजिबिलिटी अलाउड होती है, अच्छा क्लास पे कौन कौन सी विजिबिलिटी अलाउड होती है, यहाँ पर 4 विजिबिलिटी कंट्रोल होते हैं ना, क्लास में सिर्फ पब्लिक और डिफॉल्ट अलाउड होता है, या तो पब्लिक होगा या कुछ नहीं होगा। प्रोटेक्टेड लगा देंगे, देखो एरर आ जाएगी, आ रही है, क्या कह रहा है, इलीगल मॉडिफायर फॉर द क्लास ट्रायंगल, ओनली पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल आर परमिटेड। प्राइवेट का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि प्राइवेट का मतलब होता है जो कुछ है प्राइवेट में वो उस क्लास की लिमिट में ही, तो खुद ही क्लास ही है ना।
आ जाओ। तो या तो ये पब्लिक होगा जैसे पहले था, या फिर ये डिफ़ॉल्ट होगा। क्लियर है गाइस? अब आप बताओ कि ये जो कंस्ट्रक्टर है इस पे कौन कौन सी विजिबिलिटी अप्लाइड होती है? चारों होती है, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, प्राइवेट एंड डिफ़ॉल्ट। जैसे कि वेरिएबल पे चालू होती है, जैसे किसी मेथड पे चारों होती है, वैसे कंस्ट्रक्टर पे भी चारों होती है। ठीक है, करेक्ट। अब क्या ख्याल है अगर हम इसकी विजिबिलिटी को पब्लिक की हटा करके प्राइवेट कर दें तो क्या होगा? इस क्लास में तो कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आया, लेकिन सब क्लासेस में आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आ गया, आइसोस्केलेस में आ गया, स्केलेन में आ गया, राइट? आ गया क्यों? क्योंकि अब उसका कंस्ट्रक्टर सिर्फ ट्रायंगल क्लास के अंदर विजिबल है, सब क्लास के अंदर विजिबल नहीं है। अब वो कौन सा इसके बाद मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव विजिबिलिटी कंट्रोल या विजिबिलिटी स्पेसिफायर है जो मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव कह रहे हैं? प्राइवेट तो मोस्ट था ही, इसके बाद इससे कम, लेकिन फिर भी मोस्ट, राइट, जो हम लगा सकते हैं इस पर। अगर हम प्रोटेक्टेड लगाएं, चाइल्ड क्लास की एरर चली गई। क्यों? क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर है ये पैकेज के अंदर चाइल्ड क्लास को भी एक्सेसिबल है, चाइल्ड क्लास को भी एक्सेसिबल है, राइट? ठीक है, करेक्ट। अब अगर ये चाइल्ड क्लास को एक्सेसिबल है तो अब हमने एक लेवल की सिक्योरिटी को कोड के रोबस्टनेस में और ऐड कर दी। ठीक है, हमने इंटेंशनली ट्रायंगल क्लास को प्रोटेक्टेड चूज करा, ठीक है, ताकि आप सिर्फ चाइल्ड क्लास ही इसको यूज करके ऑब्जेक्ट बना सके। ठीक है, मैच कर रहा है हमारे आइडिया से। क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, बाहर से हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है। जब बाहर से ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है तो हम यहाँ पे एक लूप होल क्यों छोड़े, है ना? इसको हमने प्रोटेक्टेड बना दिया। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि हमने सेटअप मेथड्स को प्रोटेक्टेड क्यों बनाया है। ठीक है, फॉर द सेम रीजन, फॉर द सेम रीजन। ठीक है, करेक्ट। तो अभी तक हमारे क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट्स गो टू द टेस्ट ट्रायंगल। तो हम ये नहीं कर सकते, राइट? इसकी जगह हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल या स्केलेन ट्रायंगल डालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आगे देखते हैं। ट्रायंगल T1 तीनों का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। फिर प्रिंट ट्रायंगल इन्फो को हम T1, T2, T3 के डिफरेंस वेरिएबल्स को पास कर रहे हैं। इस तरह के डिक्लेरेशन को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम टू सुपर टाइप, राइट? फाउंडेशन है प्रोग्राम टू सुपर टाइप का, राइट? यानी चाइल्ड क्लासेस को हमेशा आप सुपर टाइप के रेफरेंस से रिफर कराएंगे। ठीक है, देयर आर बेनिफिट्स, देयर आर लिमिटेशंस। ठीक है, अगर आप पुरानी क्लासेस में देखें तो मेरे ख्याल से इस सेशन में भी हमने इसको डिस्कस किया है और बीसीए वाले सेशन में भी इसको डिस्कस करा है हमने, पुराने अगर आप वीडियोस उठा के देखें तो। ठीक है, इसके बेनिफिट्स और इसकी लिमिटेशंस दोनों होती हैं। लेकिन ये जो टेक्निक है इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम टू सुपर टाइप, यानी यू आर राइटिंग द प्रोग्राम इन द टर्म्स ऑफ सुपर टाइप। ठीक है, ऑब्जेक्ट आप कह रहे हैं रन टाइम में इक्विलेटरल ट्रायंगल का बनाओ, लेकिन उसमें उसके जो एड्रेस स्टोर करने के लिए जो रेफरेंस वेरिएबल तुम यूज करो वो ट्रायंगल क्लास का यूज करो। क्यों? क्योंकि एक आपको बताया था फ्रेज मैंने, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल, इज अ रिलेशनशिप सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? क्योंकि चाइल्ड क्लास है ना? आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल। तो जब तक ये स्टेटमेंट आपका वैलिड रहेगा तब तक आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें ऐसा करना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल टी इज इक्वल टू न्यू ट्रायंगल फॉर एग्जाम्पल, तो क्या ये कंपाइल करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे? ट्रायंगल इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल,
नॉट नेसेसरली, हमें नहीं पता, आइसोस्केलेस भी हो सकता है, स्केलेस भी हो सकता है, ठीक है, बट दिस इज सर्टेन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल, ठीक है। स्टेटमेंट बोल के भी आपको पता चल रहा है कि आप सही है या गलत है, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस विल नॉट कंबाइन, ठीक है। एमसीक्यूज में अगर इसको इसको रिजॉल्व करना है तो स्टेटमेंट बोल के देख लीजिएगा, ठीक है, अगर क्लैरिटी इतनी आसानी से ना मिले तो। अब प्रिंट ट्रायंगल इन्फो जो मेथड है, ये मेथड इसी क्लास के अंदर है, टेस्ट ट्रायंगल क्लास के अंदर। ये क्या कर रहा है, देखिए, ये जो रेफरेंस वेरिएबल ले रहा है, यानी जो आर्गुमेंट ले रहा है, इसकी जो पैरामीटर का डिक्लेरेशन है, वो किसके टर्म में है, ट्रायंगल के टर्म में है ना। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर रहे हैं। टू स्ट्रिंग मेथड क्या किसी चाइल्ड क्लास में हमने डिफाइन करा है? फोन में कोड देख के बताओ। एक ट्रायंगल क्लास का और एक किसी और सब टाइप का मैंने ग्रुप में डाल रखा है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या टू स्ट्रिंग मेथड किसी चाइल्ड क्लास में मैंने इंप्लीमेंट करा है या ओवरराइड करा है? जो चाइल्ड क्लास है उसमें खोल के देखो ना, किस क्लास में करा है बताओ, क्लास का नाम बताओ। कौन सा भेजा था मैंने, ये बताओ। तीनों में से कौन सा भेजा था? इक्वेटोरियल, आइसोस्केलेस, आइसोस्केलेस भेजा था। कहाँ करा है? टू स्ट्रिंग इसके कहाँ इंप्लीमेंट करा है? टू स्ट्रिंग ट्रायंगल क्लास से आ रही होगी ना। ओवरराइड मैंने ट्रायंगल क्लास में करा है, और टू स्ट्रिंग एक्चुअली कहाँ मौजूद था? ऑब्जेक्ट क्लास में फर्स्ट डिफिनेशन उसकी है, राइट, करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो रेफरेंस वेरिएबल ट्रायंगल है ऑफ द क्लास टाइप ट्रायंगल विद कैपिटल टी, जो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो रहा है, ये एक्चुअली ट्रायंगल क्लास से कॉल हो रहा है, राइट। और ये ऑब्जेक्ट किसका होल्ड कर रहा है? ऑब्जेक्ट अगर आप देखें तो मैंने T1 के लिए भी इसको पास करा है, T2 के लिए भी पास करा है, T3 के लिए पास करा है। यानी पहले मेथड कॉल में इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट जा रहा है, दूसरे में आइसोस्केलेस का जा रहा है, तीसरे में स्केलेन का जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी प्रोग्राम टू सुपर टाइप का एग्जांपल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहे हैं तो जस्ट लाइक दिस स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ भी रेफरेंस वेरिएबल आपका सुपर टाइप का ही है। यानी ये जो ट्रायंगल है जब पहली बार कॉल होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा, दूसरी बार जो कॉल हो रहा है वो आइसोस्केलेस का में भी रिफर कर रहा होगा, और तीसरी बार जो कॉल हो रहा है उसमें स्केलेन का रिफर कर रहा होगा, ठीक है। बट रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे भी क्या है, ट्रायंगल क्लास का ही है, करेक्ट। और टू स्ट्रिंग मेथड जो हम कॉल कर रहे हैं, ये इस रेफरेंस वेरिएबल पे इसलिए कॉल कर पा रहे हैं क्योंकि इसका आइदर इम्प्लीमेंटेशन और एटलीस्ट डिक्लेरेशन आपका ट्रायंगल क्लास के अंदर मौजूद होना चाहिए। जैसे गेट टाइप है, गेट टाइप का इम्प्लीमेंटेशन ट्रायंगल क्लास के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मौजूद नहीं, लेकिन डिक्लेरेशन मौजूद है, राइट। गेट टाइप मेथड दिखाया था ना आपको, जो सेमी कॉलम से टर्मिनेट होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन ही मौजूद है। तो जो नियरेस्ट टू स्ट्रिंग मेथड है वो कहाँ मौजूद है? ट्रायंगल क्लास के अंदर मौजूद है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? है क्या भाई, नींद आ गई थी क्या है? भाई फोन का नुकसान मत करो भाई। देखो, ट्रायंगल क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड है ना, यही एसेंशियली कॉल हो रहा है। चाइल्ड क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग का फिर से ओवरराइडिंग मैंने नहीं करी है, राइट। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे?
टू स्ट्रिंग मेथड ये प्रिंट करेगा, ट्राइंगल प्रिंट करेगा, स्क्वायर ब्रैकेट प्रिंट करेगा, टाइप गेट टाइप इक्विलेटर एसएसएल या स्क्लेन प्रिंट करेगा, फिर साइड की वैल्यूज प्रिंट करेगा अंडर द ब्रैकेट, राइट, करेक्ट। वापस से आते हैं, जब टू स्ट्रिंग से प्रिंट हो जाएगा तो पैरामीटर इज इक्वल, पैरामीटर प्रिंट कर रहे हैं हम, ट्राइंगल डॉट कैलकुलेट पैरामीटर, राइट। कैलकुलेट पैरामीटर का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है बताओ, चाइल्ड क्लास में है या पेरेंट क्लास में है? पेरेंट क्लास में ही मौजूद है, राइट। कैलकुलेट एरिया का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? आपने जो करा था उसमें सारे पेरेंट क्लास में ही करा था, राइट, चाइल्ड क्लास में ओवरराइड किसी में नहीं करा था, जो लैब में आपसे बोला था, करेक्ट। फिर उसके बाद एक लाइन खींच जाएगी, इतना प्रिंट होना है, राइट। एक बार चला के देख ले तीनों के लिए प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आउटपुट क्या आ रहा है? ट्राइंगल टाइप इज इक्वल टू इक्विलेटर ट्राइंगल, ये टू स्ट्रिंग से आ रहा है पहली लाइन, राइट, ये वाली जो कि ट्राइंगल क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड है। इक्विलेटर ट्राइंगल, पहला ऑब्जेक्ट इक्विलेटर ट्राइंगल का था, रिसीव हुआ ट्राइंगल के रेफरेंस वेरिएबल में 5 प्रिंट हुआ, पैरामीटर 15, एरिया 10.82। लाइन कीजिए, ट्राइंगल टाइप इज इक्वल टू आइसोस्केलेस, आइसोस्केलेस में दो साइड इक्वल होता है, पैरामीटर 14, एरिया दिस। ट्राइंगल टाइप इज इक्वल टू स्केलेन, साइड ऑल अनइक्वल, पैरामीटर 12 एंड एरिया 6। ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा, अब बताइए, ये जो मैंने यहाँ पे टू स्ट्रिंग लगाया है ना, ट्राइंगल क्लास के अंदर, इसको मैं हटा देता हूं, क्या कोई कंपाइलेशन एरर आया? नहीं आया। इसको मैं एक बार रन करके देखता हूं, क्या आउटपुट पे कोई फर्क आएगा? क्या लगता है? अच्छा, देखते हैं, वो लाइन नहीं मिलेगी, है ना। अब देखो, मिल रही है, ठीक है। क्यों मिल रही है? सवाल बनता है ना, क्यों मिल रही है? अगर हम वहाँ पे जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं प्रिंट एलन के अंदर, जब डॉट टू स्ट्रिंग लगा के पास कर रहे थे तो टू स्ट्रिंग उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा था, और वो पूरी लाइन एज ए स्ट्रिंग प्रिंट एलन के अंदर सब्स्टिट्यूट हो रही थी, जो कि एक स्ट्रिंग को एक्सपेक्ट कर रहा है एक लाइन में प्रिंट करने के लिए कंसोल पर, राइट। तब तो ठीक था, लेकिन टू स्ट्रिंग हटा दिया तब क्यों चल रहा है? कौन आंसर कर सकता है, अभी बताओ। एनी क्लू? अच्छा, उससे पहले ये समझो, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या है? ये जो प्रिंट एलन मेथड है, ये किस क्लास में डिफाइंड है? प्रिंट एलन मेथड है ना भाई, ब्रैकेट में हम कुछ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ना, राइट, मेथड है ना प्रिंट एलन, किस क्लास में डिफाइंड है? सिस्टम क्लास में। अच्छा, देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट लगा रहे हैं ना, सिस्टम कैपिटल एस से है, सिस्टम इज द नेम ऑफ द क्लास, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। कन्वेंशन फॉलो कर रहा है खुद जावा का अपना कोड बेस, कि अगर क्लास का नाम है तो कैपिटल नेम से स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, राइट। तो सिस्टम इज द क्लास। अब इसमें आउट डायरेक्टली डॉट लगाया, ऐसा हम कब करते हैं कि क्लास के नाम पे डायरेक्टली डॉट ऑपरेटर लगा के किसी चीज को रिफर करते हैं। क्या बोल रहे हो ऑब्जेक्ट? पूरी बात बताओ, क्या कह रहे हो? भाई अच्छा, एक बात बताओ, ट्राइंगल क्लास है, राइट, ट्राइंगल क्लास का मान लो सारा वेरिएबल पब्लिक है, सारा मेथड पब्लिक है, ठीक है। किसी वेरिएबल या मेथड को ट्राइंगल क्लास के बाद या यहाँ पर अगर मुझे एक्सेस करना है, राइट,
तो हम कैसे करेंगे? ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करना पड़ेगा, रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा ना, उस रेफरेंस वेरिएबल पे डॉट लगाएंगे ना हम। ट्रायंगल T1 करेंगे इज इक्वल टू न्यू ट्रायंगल, मान लो अभी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर T1 डॉट करेंगे तब तो कॉल करेंगे। यहाँ पे हमने कहाँ सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, सीधे क्लास के नाम पे कॉल कर रहे हैं ना। तो किस कंडीशन पे क्लास के नाम पे किसी वेरिएबल को या मेथड को डायरेक्टली कॉल किया जा सकता है या यूज किया जा सकता है? जब वो वेरिएबल या मेथड स्टैटिक डिक्लेयर्ड हो। स्टैटिक पढ़ाया है मैंने, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है भाई? पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है? इस बार में नहीं पढ़ाया है? अच्छा ठीक है, अगर इस बार में बहुत क्लियरिटी नहीं दी है तो एक बार एक छोटा सा पहले एक नया थ्रेड शुरू करके उसको वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है? देखो, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, तब आपको समझ में आएगी बात पूरी। मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, इसमें मैंने क्या करा, ये कैलकुलेटर क्लास है भाई, कैलकुलेटर क्लास है ये, देखो जरा समझ में आ रही है? ठीक है, ये मेन भी मैंने यहाँ लिख दिया, ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है, हटा दो इसको ऐसे, ठीक है? अब देखो कैलकुलेटर क्लास, इसके अंदर क्या है? सिंपली मेथड्स हैं, है ना, सारे पब्लिक मेथड्स हैं। एक हम, हालांकि कांस्टेंट होना चाहिए, फिर भी चलो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, वेरिएबल फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14 f, ठीक है? ये भी पब्लिक बना दिया, राइट? करेक्ट। इस कैलकुलेटर क्लास के अंदर है क्या? सारे मेथड्स हैं, ऐड है, ऐड का ओवरलोडेड वर्जन है, एक ऐड दो इंटीजर को ऐड कर रहा है और रिटर्न कर दे रहा है प्रिंट करने के बाद। ये वाला ऐड जो है दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ऐड कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, रिटर्न कर दे रहा है। ये ऐड 3 नंबर को ऐड कर रहा है इंटीजर टाइप के, प्रिंट कर दे रहा है, रिटर्न कर दे रहा है, राइट? ठीक है, इनफैक्ट मैसेज प्रिंट कर रहा है, वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा, वैल्यू रिटर्न कर रहा है, राइट? यहाँ पे ये ऐड मेथड दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ऐड करके रिटर्न कर दे रहा है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी ओवर लोडेड है, ये इंट और फ्लोट था, ये फ्लोट और इंट है, राइट? यही है मेथड ओवरलोडिंग तो पढ़ाई थी ना मैंने, ठीक है? अब ये बताओ, इनमें से कोई भी ऐसा मेथड है जिसको अगर मैं बाहर से कॉल करूं, से फॉर एग्जांपल टेस्ट कैलकुलेटर क्लास ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, देखो ये जो कैलकुलेटर क्लास है ना, कैलकुलेटर क्लास का कैल्क एक वेरिएबल बनाया, रेफरेंस वेरिएबल न्यू कैलकुलेटर, इंट रिजल्ट वन इज इक्वल टू कैल्क वन डॉट ऐड मेथड कॉल करा, उसको प्रिंट कर दिया रिजल्ट वन को, फ्लोट रिजल्ट टू इज इक्वल टू कैल्क ऐड, दोनों फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डाली, उसको प्रिंट कर दिया, इंट थ्री इंट रेस्ट रिजल्ट थ्री इज इक्वल टू कैल्क ऐड, 3 इंटीजर वैल्यूज को पास करा, उनका जो रिजल्ट RES3 में आया उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है? ये चल भी रहा होगा, ठीक है? तीनों का आउटपुट आ रहा है, राइट? किस किस मेथड में जा रहा है वो भी बता रहा है, राइट? है ना? अब मुझे ये बताओ, ये जो ऐड मेथड मैंने यहाँ कॉल करा है, जब ये कॉल इस ऐड मेथड के अंदर जाएगा तो क्या ऐड मेथड को कंप्लीट करने के लिए कैलकुलेटर क्लास के किसी स्टेट वेरिएबल पे डिपेंडेंसी है क्या? फिर से सुनो क्वेश्चन, ये जो ऐड मेथड है, इनमें से कोई भी ऐड मेथड ले लो, जितने भी ऐड मेथड्स मैंने कॉल करे हैं, इनको कॉल करने के लिए अगर मैं कॉल कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट मिल रहा है, तो ये रिजल्ट देने के लिए मुझे क्या इनमें से किसी भी मेथड को अपने किसी स्टेट को अपने कैलकुलेशन में इंक्लूड करने की ज़रूरत है क्या? स्टेट मतलब स्टेट वेरिएबल्स। एक बार सिग्नेचर खोल, मेथड खोल के देख लो, ऐड क्या कर रहा है, 2 वैल्यू ले रहा है, वहाँ से मैंने जो वैल्यू 3-4 कुछ पास करी तो यहाँ पे आया होगा XY में, इसी के अंदर मैसेज प्रिंट कर रहा है, यही कैलकुलेशन कर रहा है, वापस कर दे रहा है,
स्टेट वेरिएबल यूज हो रहा है क्या? यहाँ 10 स्टेट वेरिएबल हो सकते हैं, यूज होगा क्या? नहीं हो रहा है ना। यानी ये मेथड क्या है? इंडिपेंडेंट मेथड है ना, जो ऑब्जेक्ट के स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है अपने ऑपरेशन को पूरा करने के लिए। ठीक है, जैसे सी लैंग्वेज में, प्रोसीजरल लैंग्वेज में मेथड्स होते हैं, है ना, वहाँ क्लास तो होती नहीं है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट रूटीन्स होते हैं। ठीक है भाई, देखो या तो पढ़ो, ठीक है, और नहीं पढ़ना है तो हरकतें मत करो क्लास में। ठीक है, क्योंकि मैं वॉच कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो ऐड मेथड है ये इंडिपेंडेंट मेथड है, सेल्फ सफिशिएंट मेथड है। जो इसको इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, जो पैरामीटर में रिसीव हो रही है, उसको यूज़ करके अपने मेथड के अंदर ही जितने भी स्टेप्स इसको करने हैं करके रिजल्ट को कंप्यूट करके रिटर्न कर दे रहा है। किसी भी स्टेट वेरिएबल पे, इस जैसे स्टेट वेरिएबल पे इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, राइट। यानी इस मेथड को क्या बोलेंगे हम? यूटिलिटी मेथड बोलेंगे, जो कि बहुत मैच करता है प्रोसीजरल स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग में, जहाँ पे फोकस मेथड्स या फंक्शंस पे होता है, राइट। ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट का पर्पज ही तभी बनता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब आप स्टेट वेरिएबल की बात करें। इसीलिए जब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने पढ़ाया, चाहे सी प्लस से पढ़ाया चाहे जावा में पढ़ाया होगा, तो हमेशा पहली बात हम क्या करते हैं कि आप डाटा पे फोकस करेंगे। एम्प्लॉय अगर क्लास बनाना है तो आप ये बात करेंगे कि एम्प्लॉय का नाम क्या है, एज क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है, ठीक है, सैलरी क्या है, सो ऑन। फिर हम सोचेंगे कि उसमें मेथड जो हम लिखेंगे, है ना, कैलकुलेट इनकम टैक्स फॉर द ईयर, फाइनेंशियल ईयर, वो तब लिखेंगे जब ये सारे स्टेट हमारे पूरे डिफाइंड होंगे, राइट। तो ऑब्जेक्ट का पर्पज ही क्या था कि पहले हम डाटा की बात करें, और डाटा ही रियल वर्ल्ड में एंटिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे मैं कहूँ ये टेबल क्या है, तो आप टेबल मुझे बिहेवियर बाद में बताएंगे कि इस पर आप रख करके लिख सकते हैं। आप पहले बताएंगे अच्छा इसका एक बेस है जो लकड़ी का बना है, इसकी इतनी लेंथ है, इतनी वेड्थ है, इतने इसके लेग्स है, पहले तो ये बताएंगे ना, आप उसकी स्टेट बताएंगे मुझे, राइट। तो ये जो मेथड्स हैं ये बेसिकली ऑब्जेक्ट के बनने के मोहताज नहीं है। ठीक है, अगर ये हम प्रोसीजर लैंग्वेज में भी ये प्रोग्राम लिखते तो वो भी वहाँ ये फंक्शन कॉल होते, है ना, उनको स्टेट वेरिएबल की ज़रूरत नहीं होती। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने फिर इसको ये तरीके से उसका ऑब्जेक्ट बना करके और कैल्क पर हमने कॉल किए हैं सारे मेथड, तो इसका मतलब हम एक गलती कर रहे हैं। और वो गलती क्या है कि ऑब्जेक्ट के बनने में जो सीपीयू साइकिल एक्स्ट्रा वेस्ट होती है वो भी वेस्ट कर रहे हैं, और साथ में ऑब्जेक्ट के बनने में का मतलब है कि मेमोरी में हर ऑब्जेक्ट के लिए 100 बनाएंगे तो 100 के लिए, एक ही क्लास के 100 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो 100 क्लास के लिए 100 मेमोरी स्पेस रिजर्व होगी। और वो एसेंशियली कुछ फंडामेंटल चीज़ें होती हैं जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं, और जितने भी स्टेट वेरिएबल हैं उनके लिए प्लेस होल्डर वहाँ डाला जाता है, राइट, करेक्ट। तो अब सवाल ये है कि जब हमें स्टेट पर डिपेंड ही हम नहीं कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट पे ही डिपेंड नहीं कर रहे हैं इन मेथड्स को कॉल करने के लिए, तो ऑब्जेक्ट बना के अपने सीपीयू साइकिल यानी टाइम को हम क्यों वेस्ट करें, कंप्यूटेशन टाइम साइकिल क्यों वेस्ट करें, और मेमोरी को क्यों वेस्ट करें? ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि कैलकुलेटर क्लास के अंदर जितने मेथड हैं इनको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक के साथ हम बोलेंगे स्टैटिक, राइट, इन सबको हम बोल देंगे स्टैटिक। ठीक है, ठीक है, सो ऑन, बाकी सबको भी कर देंगे। ठीक है, हम इसको सेव कर लेते हैं। देखो पुराना सिंटेक्स अभी भी वैलिड है, ये चल रहा है, इसको रन करेंगे रन भी होगा, लेकिन यहाँ पे एक हिंट आ गई, येलो वाला जो है जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, है ना, क्योंकि हम डेवलपर हैं, हम एरर से परेशान होते हैं। वार्निंग वगैरह ठीक है, चलो भाई वार्निंग हम देख लेंगे, नहीं, लेकिन ये कुछ वार्निंग कह रहा है, ये क्या कह रहा है जरा इसको पढ़ के देखते हैं। अब नाउ ऐड मेथड इज अ स्टैटिक मेथड, राइट। द स्टैटिक मेथड ऐड इंट वो ऐड मेथड जो दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स लेता है, फ्रॉम द टाइप कैलकुलेटर शुड बी असेस्ड इन अ स्टैटिक वे। इसको जो आप यहाँ पे डॉट ऑपरेटर लगा के कैल्क पे आप एसेस कर रहे हैं,
इसको ऐसे ना एक्सेस करके आपको स्टैटिक तरीके से ही एक्सेस करना चाहिए जैसे स्टैटिक मेथड को एक्सेस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है, इस लाइन को कमेंट कर दिया, और इस लाइन को कमेंट करेंगे तो कैल चला जाएगा रेफरेंस वेरिएबल, यहाँ पे एरर आ जाएगी, है ना, बोलेगा हम कैल को पहचान नहीं पा रहे, कैन नॉट बी रिजॉल्व। तो हम यहाँ कैल ना लिख करके क्लास का नाम लिखेंगे, कैलकुलेटर, ठीक है, और ये तीनों जगह मैं रिप्लिकेट कर दे रहा हूँ। अब कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट कैल्क डिफरेंस वेरिएबल के नाम से नहीं बना, बिना ऑब्जेक्ट बनाए क्लास के नाम पे डायरेक्टली मैं डॉट ऑपरेटर लगा के, क्लास के नाम पे, फिर से सुनो, क्लास के नाम पे डायरेक्टली डॉट ऑपरेटर लगा के मेथड्स को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इससे अब हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, प्रोग्राम की स्पीड इंप्रूव कर जाएगी, राइट, और मेमोरी की वेस्टेज बच जाएगी, राइट। हालांकि पुराना सिंटेक्स अभी भी वैलिड है, हम ऑब्जेक्ट बना के भी हमने देखा था, तब भी कॉल हो रहा था, ठीक है। अब क्या कैलकुलेटर, अगर मैं ऐसे करूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कैलकुलेटर डॉट जो वेरिएबल पाई हमने डिक्लेयर कराया था वो आ पाएगा क्या? एरर दे रहा है ना, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू अ नॉन स्टैटिक फील्ड। ये मेन मेथड में आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप सेम क्लास के अंदर ही मेन मेथड बना रहे हैं तो उसी क्लास के वेरिएबल्स को, मेथड्स को यूज़ करने के लिए उसी मेन मेथड के अंदर उसी क्लास का पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली कॉल करना चाहेंगे जस्ट लाइक एनी अदर मेथड, तो क्या बोलेगा, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू अ नॉन स्टैटिक फील्ड, क्योंकि आप कैलकुलेटर क्लास है ना, क्लास पे अगर आप कोई वेरिएबल और या मेथड डॉट ऑपरेटर लगा के बिना रेफरेंस वेरिएबल के डायरेक्टली अगर आप कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कि आप स्टैटिक के तरीके से उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। लेकिन वेरिएबल पाई क्या है, अभी तक वेरिएबल पाई अभी तक स्टैटिक डिक्लेयर नहीं है, यानी नॉन स्टैटिक है, ठीक है। तो ये आप नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम अगर इसको भी स्टैटिक बना दें तब फिर वो जस्टिफाइड है। अब देखो यहाँ पे एरर चली गई, तो चाहे वेरिएबल हो या मेथड हो, अगर आप सीधे क्लास के नाम के आगे देख रहे हैं तो आप ये समझ जाइए वो स्टैटिक मेथड है। और स्टैटिक मेथड का मतलब क्या है कि इसकी जो डिफिनेशन है ये अब ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्चुअल क्लास डिफिनेशन है उसके साथ एसोसिएट हो गई है, ठीक है। तो एक तरह से कॉमन हो गई सभी सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए। हाँ, अब उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। पर्पस ऐसा करने का, एफिशिएंसी, रन टाइम एफिशिएंसी, स्पेस एफिशिएंसी, दोनों, ठीक है, ये पर्पस होता है। करते कब है, मेथड के केस में जब उसको यूटिलिटी मेथड बनाना हो, वेरिएबल के केस में जब उसको यूटिलिटी मेथड के अंदर या किसी और क्लास से एज अ स्टैटिक कंटेक्स्ट में एक्सेस करना हो, ठीक है। अभी कैलकुलेटर क्लास का कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं बना है, लेकिन हम पाई को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, ऐड को भी एक्सेस कर पा रहे हैं। बेनिफिट क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट न बनने की वजह से हमारी प्रोग्राम की स्पीड फास्ट होगी और हमारा मेमोरी स्पेस वेस्ट नहीं होगा। सोचो अगर इसका मैं मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहा होता, जैसे इम्प्लॉय का बना सकता हूँ मैं, है ना, या आधार कार्ड के डेटा में सिटीजन का बना सकता हूँ, मिलियंस ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो उस केस में इसका जो डिफरेंस है ये बहुत सब्सटेंशियल डिफरेंस होता है, स्पीड के टर्म में भी और मेमोरी के टर्म में भी, ठीक है। अब वापस आते हैं कहाँ पर, जो हम पुराना डिस्कशन था हमारा टेस्ट ट्रायंगल क्लास में। अब बताओ, सिस्टम इज द नेम ऑफ द क्लास, नाउ व्हाट इज दिस आउट, स्टैटिक क्या, वेरिएबल और मेथड। मेथड होता तो ब्रैकेट भी लगता है बेटा, टेस्ट कैलकुलेटर में देखो मेथड है तो ऐड के बाद ब्रैकेट भी तो लग रहा है, कैलकुलेटर डॉट ऐड है ना, ये मेथड ऐड ना, तो ब्रैकेट भी तो लग रहा है। पाई के केस में क्या है, ब्रैकेट नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा है ना, तो क्या है पाई, फिर इसका मतलब ये टेस्ट ट्रायंगल में जो आउट है वो क्या है, इट्स अ वेरिएबल, और ये वेरिएबल जिस क्लास के टाइप का है ना, और ये स्टैटिक वेरिएबल है, राइट, और ये वेरिएबल आउट जो है जिस क्लास के टाइप का है उस क्लास के अंदर प्रिंटलन मेथड डिफाइंड है।
सुनो, सिस्टम इज अ क्लास, आउट इज अ स्टैटिक वेरिएबल डिफाइंड ऑफ एनी टाइप, ठीक है, और वो जिस भी क्लास टाइप का आउट है उसके ऊपर हम प्रिंट मेथड कॉल कर रहे हैं ना। जैसे रेफरेंस वेरिएबल T1 के ऊपर आप कॉल कर रहे हैं, तो T1 का जो टाइप अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के अंदर मेथड डिफाइन होगा ना। कैलकुलेट पैरामीटर किसमें डिफाइन होगा? ट्राइंगल में डिफाइन होगा। तो आउट जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है, और ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट, देखिए प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिखा रहा आपको, प्रिंट स्ट्रीम टाइप का क्लास का ऑब्जेक्ट है। यानी सिस्टम के अंदर प्रिंट स्ट्रीम टाइप का आउट वेरिएबल बना हुआ है जो कि स्टैटिक है, और प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर प्रिंट एलन मेथड डिफाइंड होगा, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं जावा के खुद कोड बेस में जाकर के। सिस्टम क्लास है, ठीक है। सिस्टम क्लास के अंदर आप देखिए, इसका हम आउटलाइन करता हूँ मैं, शो क्विक आउटलाइन, ये आपको सब दिखा रहा है। देखिए इन दिखा रहा, आउट दिखा रहा, ERR दिखा रहा है ना। बगल में टाइप दिखा रहा है। इन क्या है? इनपुट स्ट्रीम। आउट क्या है? प्रिंट स्ट्रीम। ERR क्या दिखा रहा है? प्रिंट स्ट्रीम। जैसे C++ में सी आउट, सी इन, CRR था, बस कन्वेंशन से C ड्रॉप कर दिया गया, बाकी सब सेम है, ठीक है, क्योंकि वो भी ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग थी। जब अभी ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग है तो उन्होंने बेसिक कन्वेंशन को सेम रखा, C हटा दिया, इन आउट ERR। C++ में वो इम्प्लिसिट वेरिएबल थे जो ऑलरेडी डिफाइन थे लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, उनकी भी कोई क्लास रही होगी, ठीक है। तो ये वेरिएबल डिफाइंड है, ठीक है। अब जरा ये तो आउटलाइन में देख लिया, अब जाके एक्चुअल क्लास में देखें। कंट्रोल F, लेट सर्च आउट। आउट कहाँ का मिलेगा मुझे? नेक्स्ट, ये देखो इन दिख रहा है। अच्छा, ये सारे ही आपको स्टैटिक मिलेंगे, इन आउट एरर सब स्टैटिक मिलेंगे, राइट। स्टैटिक के साथ फाइनल मिल रहा है, फाइनल होने का अलग रीजन है। एनीवेज, क्लास सिस्टम इन आउट, ये आउट दिख रहा है। सबसे पहले क्या है? स्टैटिक है, इसीलिए सिस्टम डॉट आउट हम यूज कर पा रहे थे, ठीक है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है ये? प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। प्रिंट स्ट्रीम के अंदर जाकर इसका आउटलाइन देखते हैं। इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, आउटलाइन, क्विक आउटलाइन। इसमें देखो प्रिंट एलन मेथड आपको दिख रहा है, ये इसका आउटलाइन नहीं दिखा रहा है अभी। ओके, अंदर जाता हूँ मैं, अब देखता हूँ, जाना पड़ेगा अंदर। क्विक आउटलाइन देखो, इसमें मेथड देखो आप, प्रिंट मेथड है सारे, ठीक है। और क्या है नीचे? प्रिंट एलन मेथड यहाँ से शुरू हो रहा है, दिख रहा है। प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर प्रिंट एलन मेथड है। ये क्या है? वर्ड है, और क्या ले रहा है? कुछ भी नहीं ले रहा है, नो आर्क है। ये क्या है? बूलियन ले रहा है, ये कैर ले रहा है, ये इंट ले रहा है, ये लॉन्ग ले रहा है, ये फ्लोट ले रहा है, ये डबल ले रहा है, राइट। और फिर ये कैरेक्टर अरे ले रहा है, फिर ये स्ट्रिंग ले रहा है। हम समझते हैं सिर्फ ये स्ट्रिंग वाला ही एक प्रिंट एलन मेथड है, यही समझते हैं ना, क्योंकि हम जो पास कर रहे हैं वो एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट होके जा रहा है, राइट। अभी और देखो, इसमें एक मेथड ऑब्जेक्ट वाला भी है ना, यानी सारे क्लास का पेरेंट क्लास है ना। अगर इसके अंदर हम जाएं तो फिर देखो क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह रिसीव हो रहा है, ठीक है, और इसके अंदर स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ है, करेक्ट। इस वैल्यू ऑफ मेथड में ले जा रहा हूं मैं आपको, तो ध्यान देखो, इस वैल्यू ऑफ मेथड में क्या हो रहा है? रिटर्न नल इफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नल, अदरवाइज ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो अगर आपने टू स्ट्रिंग लगा के प्रिंट एलन मेथड के अंदर पास नहीं करा है तो यहां से आकर के उस ऑब्जेक्ट का टू स्ट्रिंग वो कॉल कर लेगा, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट का जब कॉल कर लेगा तो डायनेमिकली उसके एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो होगा उस पर कॉल होगा, चाहे वो इक्वल टू ट्राइंगल हो, चाहे वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो, चाहे वो स्केलेन ट्राइंगल हो हमारे केस में। तो अगर आपने टू स्ट्रिंग नहीं लगाया तो भी
अल्टीमेटली प्रिंट एलन मेथड के अंदर से ट्रैवर्स करते हैं कहीं ना कहीं आकर के वो टू स्ट्रिंग को कॉल करके उसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ले लेगा, राइट? आई बात समझ में? इसीलिए अब मैं क्या कह रहा हूँ कि टेस्ट ट्रायंगल में मैंने यहाँ से टू स्ट्रिंग हटा दिया और अब मैं इसको रन भी कर रहा हूँ तो मुझे सेम आउटपुट मिल रहा है जो कि टू स्ट्रिंग लगाने पे मिला था। आई कहानी समझ में? खुद जावा लैंग्वेज की अपनी डिजाइन देखो कैसी है ना? ये आपको चैट जीपीटी नहीं पढ़ाएगा। यहाँ आपको एक डेवलपर चाहिए जिसने काम किया, समझ रहे बात आप? तो ब्यूटी देखो कितनी, मतलब आप अगर लैंग्वेज को अगर आप पढ़ने जाओगे ना तो दीज आर जीनियस, और इन्होंने ये काम उस वक्त किया है जब वो लैंग्वेज लिख रहे थे, राइट? चलो ये कहानी रिजॉल्व हो गई। स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल भी आप समझ गए। किसी मेथड को मैं क्वेश्चन करूं कि स्टैटिक आप कब बनाएंगे तो क्या जवाब देंगे आप? अगर वो यूटिलिटी मेथड हो तो हम उसको स्टैटिक बना देंगे, और यूटिलिटी मेथड होने का मतलब क्या है कि वो स्टेट क्लास के यानी ऑब्जेक्ट के स्टेट से इंडिपेंडेंट हो, किसी स्टेट वेरिएबल को यूज ना कर रहा हो, ताकि हम जब चाहें उसको क्लास के नाम के साथ डायरेक्टली डॉट ऑपरेटर लगा के उस मेथड को कॉल कर सकें। सेम रूल गोज फॉर द वेरिएबल एज वेल, ठीक है? ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि आप अगर किसी मेथड को स्टैटिक बना रहे हो, नॉन स्टैटिक बना रहे हो, तो दिमाग में क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए क्यों बना रहे हो, ठीक है? एक बात 100% श्योर है कि जनरेटिव एआई कोड में यूज़ करने के लिए, चाहे आप कर्सर यूज़ करो, एंटी ग्रेविटी यूज़ करो, या आप कोडेक्स जो भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जो कि बहुत कम्पिटेटिव प्राइस वो प्रोवाइड कर रहा है, तो पिछले 2-3 महीने से देख रहा हूँ कोडेक्स बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है ना? जो भी यूज़ करो, जनरेटिव एआई साइट हैं, वो जनरेट करके आपको देंगे, वो बेस कोड देंगे। अगर आप उनको नहीं समझते हो तो कभी भी उनको ना तो इम्प्रूव कर पाओगे, ना उनके अंदर की विजडम को समझ पाओगे, और ना कहीं फंसोगे तो उसको ठीक कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि उसको भी ठीक कराने के लिए आपको उसको अपने वर्ड में बताना तो होगा। आप उस तरह से उसको बता ही नहीं पाओगे, ऐसी ऐसी जगह फंसोगे आप, ठीक है? वो बार बार घुमा फिरा के आपको एक ही जगह लाके फंसाता रहेगा। ये सब हम लोग करके देख चुके हैं। डे वन जब ChatGPT इंट्रोड्यूस हुआ था उस वक्त से लेकर के यूज़ करना हमने शुरू कर दिया था उसको, जो हमारे लिए जब इंडिया में सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है? तो जब 10 लोग की टीम में से 80% फोर्स अगर कटेगा तो एक बात आप समझ लीजिए कि जो आईटी कंपनीज हैं उनका प्रॉफिट कट नहीं हो रहा है, उनको अभी भी उतना ही पैसा मिल रहा होगा, है ना? इनफैक्ट उनको अब ज़्यादा मिलेगा, इसलिए क्योंकि अब वो 8 लोगों को निकाल के जो 2 बंदों को पे करेंगे, वो 2 बंदों को 8 लोग की निकाल दी सैलरी, अब 2 ही तो बचे, और उनको यूज़ करने के लिए जो जनरेटिव एआई टूल्स उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा उसकी कॉस्ट उन 8 लोगों की सैलरी से बहुत कम होगी। अभी जो लोग समझ रहे हैं ना कि आईटी कंपनी के जो शेयर बड़े नीचे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ जनरेटिव एआई, स्पेशली इंडिया के सर्विस बेस्ड कंपनी के, ये एक टाइम तक ही चलेगा, क्योंकि इनके पास मास अमाउंट ऑफ फंड है, कोई दिक्कत नहीं है इनके पास, और इनको अपना मोड चेंज करना है काम का, वो ये कर रहे हैं फायर करके, है ना? क्लाइंट को जो चाहिए सस्ता काम चाहिए, सस्ता काम ही दे देंगे। इनका कुछ नुकसान नहीं होगा क्योंकि इनकी जो कॉस्ट है वो एम्प्लॉयज़ को जो निकाल रहे हैं उस पर ट्रांसफर हो रही है। अब जो 2 एम्प्लॉय बच रहे हैं ना, वो एम्प्लॉय बनेंगे जो इस बेसिक काम के ऊपर चीज़ों को जाकर के कर पाए। अब देखो कंपटीशन कितना कितना अब टफ हो रहा है, ठीक है? और जहाँ कंपटीशन टफ हो रहा है वहीं पर अच्छे लोगों की ज़रूरत भी होती है, तो ये अपॉर्चुनिटी भी है, इससे डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है ना? इसके लिए तैयार होकर के इसको यूज़ करना है, क्योंकि अक्सर जो आपके साथ के लोग होंगे ना,
जो प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत जगह घूम रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे ना, है ना, वो ये चीज़ नहीं कर रहे होंगे। आपको यही चीज़ अब करना है बस। जनरेटिव एआई का भरपूर इस्तेमाल करना है, लेकिन उसको प्रॉपरली समझना है, उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूटिलाइज करना है कि वो आपकी हेल्प कर सके, आपको नुकसान ना पहुंचा सके, समझे? फिर वो आपको एज देगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अभी भी 2 लोग को जॉब मिलेगी, और फ्रेशर में मिलेगी और एक्सपीरियंस में मिलेगी। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? गुड, ओके। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ट्राइंगल क्लास में हमने पैरामीटर मेथड भी डिफाइन करा था और कैलकुलेट एरिया भी डिफाइन करा था मेरे ख्याल से, राइट? इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। ट्राइंगल क्लास में आइए, फोन में खोल लीजिए अपना ट्राइंगल क्लास खोल लीजिए। जो कोड सामने रहेगा तो आप रिस्पॉन्स सही कर पाएंगे ना। देखो, कैलकुलेट पैरामीटर भी इसमें है, कैलकुलेट एरिया मेथड भी है ना। कैलकुलेट पैरामीटर जो मेथड है, ये चाहे कोई सा भी ट्राइंगल हो, उसके लिए चेंज तो नहीं होगा, तीनों साइड को ही सम करना है हमको। रेक्टेंगल होता तो चारों साइड को सम करते, या 2 पैरेलल साइड को लेकर के 2 से मल्टीप्लाई करके सम कर देते। स्क्वायर होता तो एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देते, है ना, यही करते। तो पैरामीटर बहरहाल किसी भी कंडीशन में इसका इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लासेस में चेंज नहीं होने वाला है, किसी भी कंडीशन में, राइट? तो हमने कहा कि भाई इसको हम ट्राइंगल क्लास में ला करके जनरलाइज कर दे, ताकि ये सबके लिए अवेलेबल हो, हमको कोड डुप्लीकेट ना करना पड़े। यानी किसी भी इक्वेटर ट्राइंगल, आइसोस्सेलेस ट्राइंगल या स्केलेन ट्राइंगल में कैलकुलेट पैरामीटर लिखने की जरूरत ना पड़े। ये आइडिया था। हाउ अबाउट कैलकुलेट एरिया? ये जो कैलकुलेट एरिया हमने करा है, ये अगर आप ध्यान दें तो हमने इसको हीरोज फार्मूला यूज करा है, राइट? एंड दिस इज अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स फार्मूला। पहले आप एक डिवाइड ऑपरेशन यहाँ कर रहे हो, उस डिवाइड ऑपरेशन से पहले कैलकुलेट पैरामीटर कर रहे हो, यानी 3 एडिशन का ऑपरेशन, फिर एक डिवीजन का ऑपरेशन इंक्लूडिंग फ्लोट यूज कर रहे हो आप, फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, फिर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, और इन सब का फाइनली स्क्वायर रूट निकाल रहे हो। एक अच्छा खासा लंबा कंप्यूटेशन कर रहे हो आप, है ना। ये गारंटीड है कि ये जो कैलकुलेट एरिया फंक्शन है, ये हर तरह के ट्राइंगल पे काम करेगा, चाहे वो इक्वेटर हो, चाहे वो आपका आइसोस्सेलेस हो, चाहे स्केलेन हो, ठीक है? करेक्ट बात है। तो फिर आपसे मैंने लैब में, आपको ध्यान होगा, मैंने पूछा था क्या आपने कैलकुलेट एरिया फंक्शन किसी भी चाइल्ड क्लास में इंप्लीमेंट करा है? आपने कहा था नहीं करा है, ज़रूरत नहीं है। अपनी जगह आप सही थे। अच्छा, उससे पहले हम ये पूछते हैं, क्या कैलकुलेट एरिया फंक्शन किसी और टाइप के ट्राइंगल के लिए किसी और तरीके से इंप्लीमेंट किया भी जा सकता है? देखो, स्केलेन और आइसोस्सेलेस के लिए तो यही तरीका है, कोई और तरीका नहीं है। सिर्फ इक्विलेटर के लिए एक अलग फार्मूला होता है ना। तो अगर कहीं पॉसिबिलिटी बनती है तो मैं स्केलेन में इसको ओवरराइड करने की कोशिश नहीं करूंगा। ओवरराइड करने का मतलब इसको नई डिफिनेशन देना। आप देखो, स्केलेन ट्राइंगल में मैंने कहीं भी कैलकुलेट एरिया नहीं डिफाइन करा है। जो ट्राइंगल क्लास से कैलकुलेट एरिया आ रहा है उसी को मैं यूज करूंगा, कैलकुलेट पैरामीटर भी वही यूज करूंगा, राइट? सेम गोज फॉर आइसोस्सेलेस। लेकिन एक चीज आपको दिखाता हूं, मैंने क्या करा है कि मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल में इस मेथड को, यानी कैलकुलेट एरिया मेथड को ओवरराइड करा है, क्योंकि अब ये बहुत आसान हो गया है। देखो, साइड लिया आपने, साइड लेने के बाद क्या करा आपने, √3/4 a स्क्वायर, ये फार्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, है ना। यही होता है ना, a विच इज द साइड विच इज ऑल इक्वल। कंप्यूटेशन काफी कम हो गए यहाँ पर। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे ऐसा ओवर राइडिंग करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में? क्यों? नहीं, एरिया तो वो भी कैलकुलेट करके सेम देगा ना, फार्मूला अलग है लेकिन कैलकुलेट तो करके देगा वो भी सही, कुछ डिफरेंट कैलकुलेट करके नहीं देगा। हीरोज फार्मूला जनरलाइज है, वो भी सेम कैलकुलेट करके देगा।
एग्जीक्यूशन थोड़ा जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कंप्यूटेशन यहाँ पे कम हो जा रहे हैं। पर फिर क्वेश्चन है, क्या ये इतना बड़ा गेन है जिसके लिए हम अननेसेसरली एक जनरलाइज मेथड का यहाँ ओवरराइडिंग प्रोवाइड करें और कोड रीडर को भी कंफ्यूज करें? हाँ, ये कह सकते हैं ठीक है, रीडेबिलिटी थोड़ा इंप्रूव हो गई क्योंकि सिंपल फार्मूला हो गया, बट क्या ये इतना इंपॉर्टेंट रीजन है? छोड़ देते ऊपर ही यार, क्या कितना फर्क पड़ जाएगा? कितना फर्क पड़ जाएगा, ये असल क्वेश्चन है ना? अब इसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैंने क्या करा, ये मेथड ओवरराइड कर दिया है, ठीक है। अब आप देखो, मैंने एक बेंचमार्क देखो पैकेज बनाया है। बेंचमार्क क्या होता है? जब आप टेस्ट करते हैं इन तरह की चीज़ों को अगेंस्ट सर्टेन बेंचमार्क, किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, तो उसको हम बोलते हैं बेंचमार्क। तो मैंने नाम भी वही पैकेज का दिया है ताकि आप ये अंदाज कर सकें कि पैकेज का नाम जो है सिर्फ नेम स्पेस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए यूज़ नहीं होता है, बल्कि कोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज़ होता है, जैसे लाइब्रेरी में शेल्स होती हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। तो इसमें देखो मैंने क्या करा है, एरिया बेंचमार्क डेमो एक क्लास बनाया है। अच्छा, इसमें देखो मैंने दोनों फंक्शन डुप्लीकेट कर दिए हैं। एक में हीरोन फार्मूला को यूज़ करा है, एक में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल का फार्मूला यूज़ करा है, ठीक है। और इनफैक्ट मैं दोनों ही फार्मूले से इक्वलिटी ट्रायंगल को ही कैलकुलेट करूंगा, एरिया उसका। तो मैंने साइड को 5 ले लिया है, 5.0, ठीक है, डबल। आइट्रेशन मैंने बड़े लंबे कर दिए, 10 मिलियन कर दिया। एक लूप चला रहा हूँ मैं। जब हम बहुत ज़्यादा कोई काम करेंगे तब, अब तो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर बहुत फास्ट है ना, मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। जब हम बहुत क्विकली मतलब बहुत ज़्यादा काम करेंगे, मासिव काम करेंगे, तब जाके हमें समझ में आएगा। तो मैं 10 मिलियन का आइट्रेशन ले रहा हूँ। हीरोन फार्मूला का बेंचमार्क करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लॉन्ग स्टार्ट हीरोन सिस्टम डॉट नैनो टाइम, यानी हमारे मेरा कंप्यूटर में जो टाइम चल रहा है उसमें नैनो टाइम में मैं उसको ले रहा हूँ, उसको एक लॉन्ग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दे रहा हूँ, यानी नैनो टाइम आज का मुझे मिल जाएगा इसमें, इस फंक्शन को कॉल करने से पहले। फिर क्या कर रहा हूँ, डबल, जो मुझे हर एक बार बार जो ट्रायंगल का मैं एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ 5 5 5 5 साइड भेज करके, तो जो भी उसकी वैल्यू आती जाएगी उसको मैं सम करता जाऊँगा, यानी 10 मिलियन बार जितनी बार मुझे उसका एरिया देगा उसको मैं सम करता जाऊँगा सम हीरोन में, दैट इज सम ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद साइड 5 इक्वल टू ट्रायंगल विद साइड 5 बाय यूजिंग द हीरोन फार्मूला 10 मिलियन टाइम्स, ठीक है। integer I is equal to 0, I less than iteration which is 10 million, I plus plus sum heron is equal to sum heron plus area heron, साइड पास कर दिया उसमें। अब ये वाला मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है। जब ये 10 मिलियन टाइम्स कॉल हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, लॉन्ग एंड हीरोन सिस्टम डॉट नैनो टाइम। अब मैं सिस्टम से नैनो सेकेंड्स में टाइम को रीड कर लूँगा कि फंक्शन चला इतनी बार 10 मिलियन टाइम्स, ओवरऑल कितना उसने टाइम लिया हीरोन फार्मूले से, वो नैनो टाइम में मुझे फाइनल टाइम मिल गया। अब फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम अगर कैलकुलेट कर देंगे तो टोटल टाइम मुझे मिल जाएगा। ये मुझे मिल गया टाइम हीरोन, हीरोन से कितना मिल रहा है, एंड हीरोन माइनस स्टार्ट हीरोन, राइट, करेक्ट। इक्वलिटी ट्रायंगल के लिए उस फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, फिर से नैनो टाइम दे रहा हूँ सिस्टम से स्टार्ट इक्यू वेरिएबल के अंदर, ठीक है। आ रही बात समझ में? बेंचमार्क करने का सबसे बेसिक फंडामेंटल तरीका है, अदरवाइज टूल्स बहुत सारे आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ सम हीरोन करा था, सम इक्वलेटेड कर दिया मैंने, इनिशियली 0.0 है, लूप चला रहे उतने ही बार आइटरेशंस के बाद, यानी 10 मिलियन टाइम्स, सम इक्वलेटरल प्लस इक्वल टू एरिया इक्वलेटरल साइड पास कर दे रहे हैं, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, लॉन्ग एंड इक्वलेटरल इज इक्वल टू सिस्टम डॉट नैनो टाइम। तो इसको कॉल करने से पहले इक्वलेटरल ट्रायंगल वाला जो एरिया इक्वलेटरल है, इसको कॉल करने से पहले 10 मिलियन टाइम मैंने तब टाइम लिया था, इनिशियल टाइम, स्टार्ट टाइम, और अब लिया एंड टाइम। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो टाइम ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल के मेथड को कॉल करने का मिल जाएगा। सम टाइम विद बोथ फार्मूलाज, दोनों का सम, दोनों से कितना लिया इसकी हालांकि मुझे ज़रूरत भी नहीं, मुझे डिफरेंस देखना है, इसको हटा देता हूँ मैं।
मुझे क्या देखना है कि टाइम हीरोन कितना लिया नैनो सेकंड में, टाइम इक्विलेटरल कितना लिया नैनो सेकंड में, ये डिफरेंस हमको देखना है, राइट? लेट मी जस्ट रन इट। कौन कम है? इक्विलेटर वाला कितना है? तकरीबन हाफ है, हाफ हो जा रहा है। लेकिन ये पता तब चलेगा जब इतना बड़ा ऑपरेशन आपको करना होगा। अगर आप अगर अब ये मेरा क्वेश्चन, फिर वापस आते हैं क्वेश्चन पर जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन था, क्या मुझे इक्विलेटर ट्रायंगल का कैलकुलेट एरिया मेथड उसके फार्मूले के हिसाब से ओवरराइड करके इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? सिर्फ हमें बेनिफिट दे रहा है 10 मिलियन टाइम के ऑपरेशन के बाद, वो भी नैनो सेकंड में, वो भी हाफ का। अगर ये सिंपल एक पेंट ब्रश टाइप का एप्लीकेशन है जिसमें इससे मैं कह सकता हूँ कि मिलियन नहीं बिलियंस ऑफ टाइम आदमी को सिर्फ यानी बच्चे को सिर्फ एक ट्रायंगल को ड्रॉ करने में लग जाता है, कैलकुलेट छोड़ो, डजंट मेक सेंस, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? अगर इस तरह का टॉय एप्लीकेशन है जैसे पेन ब्रश टाइप का, जिसमें आप ट्रायंगल एक बच्चा खींच करके एरो से बना रहा है, तो उसमें उसको कम से कम 1 सेकंड तो लगेगा। और यहाँ तो हम नैनो सेकंड्स की बात कर रहे हैं भाई, वो भी पता नहीं कितने लैक्स ऑफ थाउजेंड के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। नैनो सेकंड में जाकर तब जाकर डिफरेंस पता चल रहा है, राइट? करेक्ट? तो अगर इस तरह का एप्लीकेशन है, डजंट मैटर, गेन इज नॉट वर्थ, आप छोड़ सकते हैं, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू किसी ऐसी कंपनी में हो रहा है जो रियल टाइम एप्लीकेशन पे काम करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चाहे आप जावा पे दे रहे हो, चाहे आप सी प्लस प्लस पे दे रहे हो, या किसी लैंग्वेज पे दे रहे हो, ठीक है, ठीक है, रियल टाइम एप्लीकेशन पे काम करती है, जैसे कि आजकल डिफेंस में होता है कि टारगेट को मैप करना, कितने एरिया में डैमेज करेगा, इन सबको कैलकुलेट करना, है ना? इस तरह काम करिए रियल, इसमें नैनो सेकंड का डिफरेंस भी है, मैटर करता है। उस वक्त आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि आप इस थोड़े से टाइम के कंसिडरेशन को भी कंसिडर करें। क्या एप्लीकेशन हो सकता है रियल टाइम ना हो? इंडिया का ऐसा सिस्टम है जो हर फाइनेंशियल ईयर में ये चेक करता है किन लोगों के आधार कार्ड पैन कार्ड से मैप हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन भेजने के लिए वो ओवरनाइट करेगा, बिलियंस एंड बिलियंस फंक्शन कॉल्स, राइट? ठीक है, अगर उसकी लॉजिक को आप किसी तरह ऑप्टिमाइज करके कम कर सकते हैं, इवन दॉट दैट इज नॉट रियल टाइम, लेकिन स्केल बहुत बड़ा है इसका, तो आपको करना पड़ेगा। तो इंटरव्यूअर ये नहीं जानना चाहता है कि आप चीज़ को सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वो आपका इंक्लिनेशन ये देखना चाहेगा ऐसे कंडीशंस में जब चेक करेगा कि बेसिकली आप बैंकिंग फाइनेंशियल एप्लीकेशन भी इसी टाइप के आते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट का एप्लीकेशन हो गया जो ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं रियल टाइम। इनफैक्ट एक चीज़ आप सुना होगा, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एप्लीकेशंस, वो क्या होती है, उनमें तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रेडिंग होती है कि जो आपके इंटरनेट से जो आपका रिजल्ट आ रहा है ना, वो कई सेकंड लेट आता है आपको। जो पेड सब्सक्रिप्शन ले करके ट्रेडिंग व्यू टाइप के उसमें देखते हैं ना, बहुत लेट आता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो बेसिकली वो मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके सिस्टम जो होते हैं वो बॉम्बे जैसे एनएससी स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, या बॉम्बे में बीएससी है, तो उसका जो अपना कैंपस है जहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ब्रोकर के जरिए आकर के और ट्रेड एक्सिक्यूट हो रहे हैं, उस कैंपस के लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर वो अपने सर्वर को होस्ट करते हैं, उसका पेमेंट करते हैं। दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, हेवीली एक्सपेंसिव, ठीक है, और नैनो सेकंड्स में ट्रेड उनके एक्सिक्यूट होते हैं। इस तरह के अगर आप फाइनेंशियल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। लैंग्वेज आप कोई भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज फॉर से कोई आर्गुमेंट ये भी दे सकता है कि भाई ऐसा करना है तो फिर मैं जावा क्यों यूज़ कर रहा हूँ, जावा तो कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड है, प्योरली कंपाइल्ड लैंग्वेज यूज़ करता है ना, वो तो वही पे एडवांटेज देती, पहले एडवांटेज देती, बिल्कुल सही बात है, राइट? लैंग्वेज टेक्नोलॉजी का चॉइस भी इन्हीं ग्राउंड पे किया जाता है, ठीक है, लेकिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके हर एस्पेक्ट को चेक किया जाएगा, ठीक है। आप जो प्रिपरेशन है वो उसके लिए है ना। तो ये बात समझ में आई कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि तुमने ये करा है, तो आपको जो उसको जो रीज़न समझाना है वो अपने फेवर का समझाना है। तो जो रीज़न समझाना है
इंटरव्यूअर को अपने फेवर का समझाना है, क्योंकि उसने अगर आपको नहीं कहा, अगर उसने कहा कि ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिसमें टाइम बहुत मैटर करता है, वैसे भी कह रहा है, तब तो आपके पास चॉइस नहीं बचता है, तब तो आपको इसी डायरेक्शन सोचना है। लेकिन अगर उसने आपसे कुछ नहीं बताया है, कहा कि बस करो, और फिर बोले कि मेरा सिस्टम तो बड़ा मतलब इतने सेकंड पे ये तो डिफरेंस दे देगा, ये ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो कहना कि सर मैंने एज्यूम ये किया था कि भाई सिंपल सी बात है, ये एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन ज़रूर है, लेकिन इसमें इतना इसका ट्रेड ऑफ इतना मैटर नहीं करता है। अगर ऐसा है तो फिर मैं ऐसा करूँगा, राइट? तो अगर आपने सही या गलत को भी सही तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि असल में आपको आपकी रीजनिंग ही वो देख रहा है, वो देख रहा है कि डिफरेंट कंडीशन में आप क्या सोच पा रहे हैं। ठीक है, गाइस क्लियर है? अगर ये कोई ऐसा एप्लीकेशन होता जो सर्जरी में, ऑटोमेटेड सर्जरी में यूज हो रहा है और किसी रोबोटिक आर्म को कंट्रोल कर रहा है, तो बताओ आप नहीं सोचोगे? तो वो जो एप्लीकेशन का नाम दे रहा है कि इस तरह काम हम करते हैं, तो सबसे पहला क्लू आपको उसी से लेना है कि आपको किस डायरेक्शन में अपने आइडिया को ले जाना है। ठीक है, या तो क्लियर है भाई? ओके इस पर